नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को दिया स्वस्थ रहने का मंत्र। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे। और मुंबई में जैन मंदिर तोड़ने के मामले पर बीएमसी अधिकारी का ट्रांसफर, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वर्ल्ड लीवर डे पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी लाइसेंस की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को स्वस्थ और फिट रहने की जरूरत है। उन्हें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सभी युवाओं को अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और दिमाग के लिए 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अभी 40 से 50 साल और जीना है और देश की प्रगति में योगदान देना है। अमित शाह ने कहा कि मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी, आहार और नियमित व्यायाम से मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं अपने सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूं। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आज यहां इस अनुभव को साझा करने आया हूं। उन्होंने युवाओं से अपने अनुभव से सीखने का आग्रह किया। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग समझ चुके हैं कि वो फिर से सरकार में नहीं आएंगे और इसलिए वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। एनडीए सरकार में संगठित भ्रष्टाचार सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जनता घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के महिला संवाद अभियान पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड बिहार सरकार के पैसों से चुनाव प्रचार कर रही है। महिला संवाद के नाम पर राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 225 करोड़ रुपए में प्रचार के लिए 600 चुनावी रथ मंगवाए गए हैं। ठेकेदार के जरिए मंत्री को 30% कमीशन दिया जा रहा है। सरकार बाहरी लोगों को टेंडर दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए कई टेंडर निकाले जा रहे हैं। बिहार के ठेकेदारों को कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा है। ग्लोबल टेंडर के जरिए इनसे पैसा वसूला जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। ज्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंथली लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में
एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की हत्या इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी की चीफ एडवाइजर के साथ बैठक नाकाम रही। खड़गे ने आगे कहा कि संसद में दिए गए भारत सरकार के उत्तर के अनुसार 2 महीनों में ही हिंदुओं पर 76 हमले हुए, जिसमें 23 हिंदू मारे गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मानवाधिकार हनन और 1971 के मुक्ति संग्राम की स्मृतियों को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वो भारत व बांग्लादेश के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश है। खड़गे ने कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के सभी लोगों की शांति और समृद्धि चाही है। एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ भविष्य में आने के संकेत दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी आज दादर में हुई शिवसेना कामगार यूनियन कार्यक्रम के दौरान इस पर शिवसैनिकों को भाषण देते हुए जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि मेरा तो मानना ऐसा है कि मराठी मानुस के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए ये छोटे मोटे झगड़े को बाजू में रखने को मैं भी तैयार हूँ। मैं सभी मराठी माणूस को महाराष्ट्र के लिए साथ आने की गुजारिश करता हूं। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातमी वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। पण माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जात आहेत, उद्योग घेऊन जात आहेत, तेव्हाच जर का विरोध केला असता तर आज ते सरकार तिकडे बसलं नसतं। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये। पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही। महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत, त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। बाकी आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी, मिटून टाकली, चला, पण पहिले हे ठरवा महाराष्ट्राचं हित। आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसएनसी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर। आणि मग काय द्यायचा असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा तो बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये। मुंबई के विले पार्ले में 35 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने रातों रात जेसीबी से तोड़ दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर आया। शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे कलमवाड़ी से लेकर बीएमसी कार्यालय तक हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। मंदिर ट्रस्ट का आरोप है कि मामला कोर्ट में लंबित था, फिर भी बीएमसी ने जल्दबाजी में तोड़क कार्रवाई की। सांसद वर्षा गायकवाड़, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विधायक पराग अलवानी भी प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए। श्रद्धालु रोते हुए कहते दिखे, हमारे मंदिर के साथ आस्था भी तोड़ी गई है। भीम आर्मी और ऑल इंडिया जैन महासभा ने भी सीएम को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार साथ थी तो मंदिर तोड़ा किसने? इस पूरे मामले पर अब सियासी और कानूनी बवाल गहराता जा रहा है। ठाकरे जी को ये शब्द शोभा नहीं देता है। ये जो लोगों को दुख हुआ है उनकी भावनाओं को और चोट पहुंचाने की बात है।
मंदिर किसी अधिकारी के टूटा है तो उसमें समाज सब जनप्रतिनिधि को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसको भी कोई नौटंकी कहता है तो मुझे तो बहुत ये शब्द मुझे लगता है उनको नहीं वापरने चाहिए। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे न्यू मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग भराभर गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बीती रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 22 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 14 घायल लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इमारत गिरने की असल वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम के बदलाव के चलते तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से कई इलाकों में नुकसान हुआ था। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की इमारत भी ढह गई। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधु के साथ आने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूवीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित में हमें साथ होना हुआ तो उसके लिए मैं तैयार हूं। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, महाराष्ट्र के हित के लिए वे साथ आने को तैयार हैं। दोनों भाइयों के साथ आने की अटकलों को लेकर हमारे संवाददाता ने सत्ता पर काबिज महायुति सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे से बात की। नीतीश राणे का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे जी। शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे में एक बार फिर एकत्र होने की बात चल रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या करूं मैं क्या करूं उसके लिए? अगर किसके घर के झगड़े अगर छूट रहे होंगे तो अच्छी बात है ना, तो हम क्या करेंगे उससे? हमारे लिए कुछ वो बड़ा विषय नहीं है। उद्धव जी का बोलना है कि अगर एक होने की बात हो रही है तो क्या बीजेपी को आप छोड़ेंगे, उनका साथ छोड़ेंगे? ऐसे मतलब हिंदुत्व को छोड़ेंगे क्या? जो हिंदुत्व को गाली देगा, जो हिंदू समाज को गाली देगा, जो हमारे महाकुंभ जैसे होने वाले बड़े बड़े त्योहारों को गाली देगा, उसको उद्धव ठाकरे साथ में रखेगा। ये सादा समीकरण है। भारतीय जनता पक्ष हो, शिवसेना हो, जो शिंदे साहब के नेतृत्व के नीचे होने शिवसेना हो, वो सब हिंदुत्व के विचार पे चलने वाले पक्ष हो। तुम हिंदुत्व को छोड़ो, जिहादी हृदय सम्राट तुमको गले में अपने इस पे बिठाएगा, साथ में रखेगा। क्या विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की करारी हार के बाद ये नौबत आ रही है? आखिर ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए उनको अगर अपने झगड़े मिटाने होंगे तो अच्छी बात है, हमको उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों लोग साथ में आते हैं तो क्या बीजेपी को उससे कुछ नफा नुकसान? अरे मैं बार इंटरव्यू के शुरू से लेके अभी तक बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं, हम लोग को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम राष्ट्र प्रेम और
हिंदुत्व पे काम करने वाले हम लोग हैं। आज देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं। लोगों ने हमको चुना है, लोगों ने इतनी बड़ी बहुमत से हमको सरकार में रखा है, तो हम लोगों की सेवा करने वाले। इसलिए कोई भी साथ आए नहीं आए, अपने पुराने घर के झगड़े मिटाए, उन्हें हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना युवाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने के प्रस्ताव से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वो छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दोनों भाइयों के साथ आने की अटकलों पर आम मुंबईकर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। राज ठाकरे ने कहा है मराठी और महाराष्ट्र के हित के लिए वो उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं। वहीं उनके इस प्रस्ताव को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी सहमति जताई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम भी राज ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं महाराष्ट्र और मराठी के हित के लिए, और जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसे भी भूलने को तैयार हैं। आइए देखते हैं दोनों की सहमति को लेकर आम लोगों का क्या कहना है, आम मुंबईकर इस पर क्या सोचता है और उसके क्या विचार है। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के हित के लिए जो अगर सोचे तो महाराष्ट्र के लिए तो दोनों जन एक साथ में आना चाहिए, बस मेरा यही कहना, और क्या। बाकी का वाद विवाद तो होते रहता है, वो भी दोनों भाई है, वो दो वाद विवाद हो जाएगा, वो सॉल्व हो सकता है। पर आज जो हो रहा है अभी महाराष्ट्र में, वो मराठी लोग के लिए एक साथ में आने के लिए सब जो पक्ष है वो एक साथ में आके मराठी के लिए बोलना चाहिए। मेरा इतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या उससे जो है उनके साथ आने से संभव है साथ आना दोनों का? संभव तो अभी उद्धव ठाकरे पे डिपेंड करता है। बाकी राज ठाकरे साहब तो इतने साल से कोशिश कर ही रहे हैं, बस उद्धव साहब ठाकरे के मन में रहेगा तो हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो सब लोग एक साथ में है ही, बस उद्धव साहब के मन में आ जाए तो ये सब हो जाएगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और भी कुछ लोगों से। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे महाराष्ट्र और मराठी के हित के लिए साथ आने की बात कर रहे हैं और जो सारे गिले शिकवे उसे भुलाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या बोलना है? दोनों साथ में आएंगे तो अच्छा ही है, जो कुछ होएगा तो महाराष्ट्र के लिए अच्छे है, दोनों साथ में आएंगे तो। और क्या बोलना चाहेंगे? बोल रहे जो आपसी झगड़े हैं हम उससे भूल जाएंगे और जो गिले शिकवे उससे भूल जाएंगे, उससे क्या वाकई में दोनों साथ आ सकते हैं या महाराष्ट्र को और मराठी को फायदा होगा? उससे फायदा होएगा, लेकिन साथ में आना मुश्किल है। दोनों का अलग अलग विचार है तो साथ में आना मुश्किल है। लेकिन वो बोल रहे हैं ना, हम आपसी जो मतभेद है जो और मतभेद है उसे भुलाकर और मराठी और महाराष्ट्र के हित के लिए हम साथ आएंगे, जो पुराने झगड़े उसे भी भूल जाएंगे। वो इलेक्शन के टाइम मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ बोलते हैं। इलेक्शन के टाइम जब भी सीट का बंटवारा होता है तभी मालूम पड़ेगा क्या आपस की दुश्मनी है या कुछ है। तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आएगा तब मालूम पड़ेगा सीट बंटवारे में क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये इनका बोलना है कि साथ में आना चाहिए, लेकिन ये साथ में ये भी बोल रहे हैं कि साथ आना मुश्किल भी है। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आए तो अच्छा ही है, महाराष्ट्र के लिए तो अच्छा ही रहेगा वो। और क्या फायदा हो सकता है, क्या साथ में आ सकते हैं? साथ उनके जो संगठन है एक्चुअली एक साथ रहे तो महाराष्ट्र के लिए बेनिफिट ही रहेगा। सबसे बहुत ही अच्छा होएगा, मतलब जो महाराष्ट्र या कोई भी सबका मतलब इधर उधर हो रहे तो वो दोनों इकट्ठा आएगा तो सब मतलब पूरा पावर बन सकता है, ऐसा हो सकता है पूरा। पर सब हमारा भी कहना है कि ये दोनों एक साथ आने दो, बहुत अच्छा होएगा, दोनों एक साथ आएंगे तो। क्या संभव है दोनों का साथ आना? अभी वो दोनों का अंडरस्टैंड क्या अपने को कुछ इतना आइडिया नहीं सर। लेकिन आप चाहते हैं एज ए मुंबईकर साथ आए हो? हाँ, वो दोनों साथ आए, ये सब लोग ही चाहते हैं। मेरा भी तो कहना है आना चाहिए दोनों साथ में, बहुत अच्छा होएगा आएगा तो। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के आला नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम को लेकर जांच एजेंसी ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी का गुस्सा पूरी तरह से उफान पर है। इसी पहल में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सीधे मुंबई के बिलाड पियर इलाके में स्थित ईडी के हेडक्वार्टर के सामने जाकर पहले केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए।
ये तस्वीरें उसी वक्त की है जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कितने गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही कथित कार्रवाई पूरी तरह से द्वेषपूर्ण और बदले की भावना से की जा रही है। मुंबई कांग्रेस का गुस्सा इस दौरान इतने उफान पर था कि उन्होंने ईडी के कार्यालय में सीधे ताला लगा दिया। देखिए ताला लगाते वक्त की ये तस्वीरें आवाज इंडिया पर, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में राज्य स्कूल पाठ्यक्रम 2024 के अनुसार कक्षा 1 से हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। मीरा भाईंदर शहर में इसके खिलाफ मन से आक्रामक हो गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध निर्णय पत्र जलाकर किया गया है। एक तरफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अभिजात्य दर्जा देकर हिंदी भाषा को कमजोर किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। यदि आप मराठी विधायकों और सांसदों से की गई इस गंभीर विनती को बर्दाश्त करते हैं तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उन्होंने कहा, संदीप राणे ने एक भाषण में कहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। मन से शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने चेतावनी दी है कि अगर राज ठाकरे आदेश देते हैं तो मराठी हत्यारे मंत्रियों को मीरा भाईंदर शहर में घूमने नहीं दिया जाएगा। बघा जातं काल सन्माननीय राजसाहेबांनी एक ट्विट केलेलं की हिंदी भाषेचा घाट घातला जातोय। हा कुठेतरी निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र मनसेना सज्ज झालेली आहे। आता लक्षात घ्या, हे महाराष्ट्रामध्ये एका बाजूला तुम्ही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देताय आणि एका बाजूला तुम्ही हिंदीचा घाट घालताय। हे कुठेतरी म्हणजे फक्त एक वोटर्स आहेत त्या लोकांना कुठे ना कुठेतरी लॉलीपॉप देण्याचं जे काम चालू आहे। मी मराठी आमदार खासदार असतील आहे ना, कळकळीची विनंती करतोय, आता हे जे तुम्ही जे सहन करत असाल तर तुमच्यासाठी स्वतःसाठी तुम्ही खड्डे खोदतात। लक्षात घ्या, आज तुम्हाला बरं वाटतंय, आज तुम्हाला तुमच्या सरकारच्या विरोधात तुम्ही काय बोलू शकता ही शोकांतिक आहे। सन्माननीय राजसाहेबांची आठवण तुम्हाला आज नाही, तुम्हाला 2, 5, 10 वर्षानंतर येईल, जेव्हा तुमची पायाखालची वाळू सरकलेली असेल तेव्हा तुम्हाला आठवण येईल। मला या व्हिडिओच्या मध्ये एवढं सांगायचं आहे, आमदार खासदार असतील सत्तेधारी असतील, हे तुम्हाला आज सत्ता आहे उद्या नाही आहे, लक्षात घ्या। पण ह्याच्या तुम्ही जर घाट तुम्ही स्वतंत्र अवलंबून घेतलात तर तुमचं स्वतःचं नुकसान आहे। त्यामुळे हिंदी भाषेच्या विरोधात आम्ही आहोत। जसं राजसाहेब बोलले, आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत। त्यामुळे आम्ही आता हा निषेध करण्याचं ठरवलेलं आहे। सन्माननीय राजसाहेब पुढचा आदेश देतील तर मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो, जर साहेबांनी आदेश दिला तर एक पण मंत्र्यांना मीरा भाईंदरमध्ये असो किंवा महाराष्ट्रामध्ये आम्ही फिरू देणार नाही। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के विरोध में कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष राय और पंकज मिश्रा द्वारा दायर की गई है। शिकायत के अनुसार अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान इंस्टाग्राम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ब्राह्मण समुदाय के लिए मूत्र त्याग जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसे स्पष्ट रूप से एक हेट स्पीच करार दिया गया। आरोप है कि इस प्रकार की टिप्पणी समाज में विशेष वर्ग के खिलाफ घृणा फैलाने के उद्देश्य से की गई। शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत में आईपीसी की धारा 2023 की धारा 196, 197, 298, 302, 356(3), 356(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को हेट स्पीच जैसे संवेदनशील मामलों को स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश की कानून व्यवस्था को कोई
खतरा न हो। ये जो शिकायत दर्ज की गई मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है। हाल ही में देखा गया है जो बॉलीवुड फिल्म मेकर है उनकी तरफ से कुछ एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसको लेकर टीका टिप्पणी हुई और उसके अंदर ब्राह्मण जो कास्ट है उसे काफ़ी गंदी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। उनके विषय में काफ़ी अभद्र बातें की गई है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ फिलहाल इस वक्त। तो ये जो चीज़ें थी काफ़ी विवादास्पद के साथ साथ अश्लील शब्दों का यूज किया गया है। ये कहीं ना कहीं फिल्म प्रमोशन को लेकर के ये पोस्ट जारी किया गया था। तो ये देखा जा सकता है कि इसके अंदर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे। दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और इरफान खान की फिल्म पीकू एक बार फिर से सिनेमाघरों में लौट रही है। इस फिल्म की रिलीज को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर इसे 9 मई 2025 को बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज किया जाएगा। फैंस को एक बार फिर से इमोशनल और हल्के फुल्के सफर को सिनेमाघरों में देखने का मौका मिलेगा। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फिल्म की री रिलीज की घोषणा की। इस वीडियो में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ रही हैं और फिल्म की यादों को साझा कर रही हैं। दीपिका ने अपने पोस्ट में इरफान को याद करते हुए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, इरफान, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनके इस मैसेज ने सोशल मीडिया पर फैंस की भावनाओं को झकझोर दिया है और लोग कमेंट्स में इरफान को श्रद्धांजलि देते दिखे। पीकू न सिर्फ एक फिल्म थी बल्कि एक भावनात्मक यात्रा थी जो हर परिवार से जुड़ती है। फैंस इस फिल्म को फिर से थिएटर में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार उमड़ पड़ा है और लोग इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।